हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे संस्कृत शिक्षण का एक सीरीज चल रहा है, जिस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। तो जो बच्चे नए हैं आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर नए क्वेश्चन को भी देखेंगे और संस्कृत शिक्षण को सॉल्व करना सीखेंगे कि कैसे हम लोग ईजिली कीवर्ड्स का यूज करके संस्कृत शिक्षण को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता युक्त बालका नाम कृत्य सर्वश्रेष्ठ विकल्प अस्ति। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो विशेष आवश्यकता युक्त जो बालक होते हैं उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प इसमें से कौन हो सकता है। तो ऑप्शन है पृथक कक्षा, दूसरा है समावेशी कक्षा, तीसरा है अभिभावका नाम सहयोग, चौथा है सर्वे। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो आवश्यकता युक्त बालक है उनको कभी भी पृथक नहीं करना है, कभी भी अलग करके नहीं पढ़ाना है, उनको हमें समावेशी कक्षा में ही पढ़ाना है। समावेशी कक्षा वो कक्षा होती है जिसमें कई प्रकार के बालक, मतलब जो मंद बुद्धि बालक है, जो तीव्र बुद्धि बालक है, जो सामान्य बुद्धि बालक है, वो सभी लोग एक साथ ही बैठ के पढ़ते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं समावेशी कक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, डिस्ग्राफिया मुख्य रूपेण संवित अस्ति। डिस्ग्राफिया जो होती है उसका संबंध किससे है। देखिए जो डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेरिया ये सब होते हैं ना, ये सब हर जगह यूज होते हैं। जैसे संस्कृत पेडागोजी हो गया, हिंदी पेडागोजी हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, या तो ईवीएस पेडागोजी हो गया। ये क्वेश्चन हर जगह पूछता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है यह। डिस्ग्राफिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, देखिए किससे संबंधित है ये देखेंगे हम लोग। ऑप्शन है श्रवणम, दूसरा है भाषणम, तीसरा है पठनम, चौथा है लेखनम। तो देखिए डिस्ग्राफिया, ग्राफिया का मतलब होता है ग्राफ, और हम लोग जानते हैं ग्राफ को कैसे हम लोग बनाते हैं, हाथ से खींच खींच के बनाते हैं। तो इसलिए लेखनम से संबंधित है, मतलब लिखने से संबंधित है डिस्ग्राफिया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखितेषु कस्मिन् लिखिताभिव्यक्ति न भवति। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि लिखित अभिव्यक्ति इसमें से कौन सी नहीं है, न भवती है। तो संस्कृत में हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे कि कहाँ न भवती लिखा है, कहाँ भवती लिखा हुआ है। इन सब चीज़ों को हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन है पत्र लिखने। पत्र लिखने में लिखित अभिव्यक्ति का यूज होता है, हाँ जरूर होता है। दूसरा है निबंध लेखने, तो निबंध लिखने में भी लिखित अभिव्यक्ति का प्रयोग होता है, ये भी सही है। तीसरा है वाद विवादे, चौथा है कथा लेखने। देखिए कथा लिखने में भी हमारे लिखित अभिव्यक्ति का प्रदर्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पूछा है न भवती, इसलिए हम लोग वाद विवाद में हमारा लिखने की अभिव्यक्ति नहीं, हमारे बोलने की अभिव्यक्ति का यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है, सी। आगे देख लेते हैं, सामाजिक दृष्टिकोणेन शिक्षाया प्रमुख उद्देश्यम अस्ति। मतलब सामाजिक दृष्टि से शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्वेश्चन में यह पूछा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं, धनार्जनम, मतलब धन का अर्जन करना शिक्षा का उद्देश्य है। दूसरा है व्यावसायिक शिक्षा प्रदानम, दूसरा मतलब उद्देश्य हमारा यह है कि व्यावसायिक शिक्षा जो है प्रदान किया जाए। तीसरा है अवकाशस्य सदुपयोग, मतलब छुट्टियों का सदुपयोग किया जाए। चौथा है मानव जीवनस्य सर्वांगीण विकास, मतलब मानव के जीवन के सभी पहलुओं का सर्वांगीण विकास हो। तो हम जानते हैं कि जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है वह ये होता है कि मानव का संपूर्ण विकास हो। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। मानव का विकास होगा तो वो अपने लिए व्यवसाय भी चुन लेगा, धन अर्जन का रास्ता भी चुन लेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तरे बालका नाम कृत्य मुख्य अस्ति। मतलब जो प्राथमिक स्तर के जो बालका नाम है वो उनको क्या करना चाहिए, सबसे मुख्य रूप से क्या करना चाहिए। ऑप्शन है कठोरतया अध्यापना। देखिए कठोर शब्द जहाँ भी आता है वो हमेशा निगेटिव होता है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर पहला का गलत कर देंगे। दूसरा है अधिकाधिकम अभ्यासस्य अवसरा, अधिक से अधिक अभ्यास करने के अवसर उपलब्ध कराया जाए। तीसरा है अधिकाधिकम कक्षायाम अध्यापनमेव, मतलब अधिक से अधिक कक्षा में ही उन लोग को पढ़ाया जाए। चौथा है अधिकाधिकम गृहे कृते कृते गृह कार्य, मतलब घर पे करने वाले कार्य को अधिक से अधिक दिया जाए। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग के जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनको पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उनको अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, आप लोग का ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बालकस्य प्रथमा शिक्षा स्थानम वर्तते। बालक का जो पहला शिक्षण स्थान है वो क्या होता है। ऑप्शन है विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय,
दूसरा है परिवारः, तीसरा है शिक्षक गृहम, चौथा है महाविद्यालय। तो देखिए जैसा कि हम लोग को पता है जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं वो सबसे अधिक अपने परिवार में रहकर सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चा छोटा होता है तो उसका प्राथमिक विद्यालय से कोई संबंध नहीं होता है, शिक्षक के घर से कोई संबंध नहीं होता है और महाविद्यालय से संबंध होता ही नहीं है। उसका जो प्राथमिक जो शिक्षा होती है वो परिवार से ही पूरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखितेषु किम उद्देश्यम पठन कौशलस्य। पठन कौशल का उद्देश्य क्या है, यहाँ पठन कौशल का उद्देश्य पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है पठित्वा लिखिताभिव्यक्ति, दूसरा है पठित्वा मौखिकाभिव्यक्ति, तीसरा है पठित्वा अर्थग्रहणम, चौथा है पठित्वा कौशल प्रदर्शनम। तो देखिए जो पठन कौशल का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका हम लोग अर्थ ग्रहण करें। बिना अर्थ ग्रहण किए हुए हम लोग पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ दिया है लिखित अभिव्यक्ति। पढ़ने का उद्देश्य यह नहीं होता कि हमें लिखित अभिव्यक्ति करना है। यहाँ मौखिक अभिव्यक्ति की बात कहा गया है, मौखिक अभिव्यक्ति से भी रिलेटेड नहीं है, ये कौशल का प्रदर्शन होगा ही नहीं। तो सबसे जो पठन कौशल का जो उद्देश्य होता है वह यह होता है कि हम लोग उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है प्रस्तावना कौशले अंतिम प्रश्न भवति। इसका मतलब है कि प्रस्तावना कौशल में जो अंतिम प्रश्न होता है वो कैसा होता है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, समस्यात्मक, चित्रात्मक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम लोग माइक्रो टीचिंग सीखते हैं या फिर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो प्रस्तावना कौशल होता है उसका अंतिम जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक होता है। मतलब बच्चों के सामने हम एक समस्या को रखते हैं जिससे बच्चे का विकास होता है और हमें यह पता चलता है कि बच्चे के अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कस्या पद्धतौ शिक्षणं मौखिकं भवति स्म। किस शिक्षण का उद्देश्य मौखिक शिक्षण है। तो ऑप्शन है भंडारकर पद्धतौ, दूसरा है पाठ्य पुस्तक पद्धतौ, तीसरा है परंपरागत पद्धतौ, चौथा है अनुवाद पद्धतौ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मौखिक शिक्षण है वो क्या होता था, हमारी परंपराओं में चलती थी। मतलब पहले जैसे मान लीजिए कि जो राम लक्ष्मण ये लोग थे जाते थे अपने गुरु के पास, तो गुरु क्या करते थे, मौखिक शिक्षण करवाते थे। वो कोई भी चीज़ नोट नहीं करते थे उस समय। तो यह क्या है, एक परंपरागत पद्धति है। जो मौखिक शिक्षण है वह क्या है, एक परंपरागत पद्धति है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्याकरण शिक्षणस्य पद्धत्य सन्ति। जो व्याकरण जो शिक्षण होता है वो कौन सी पद्धति पर निर्धारित है। ऑप्शन है निगमन पद्धति, दूसरा है आगमन पद्धति, तीसरा है आगमन निगमन पद्धति, चौथा है सर्वे। तो देखिए हमें जो पता है जो व्याकरण होते हैं उसमें हम लोग कई रूल्स को पढ़ते हैं, उसके बाद नियम बनाते हैं, फिर कई नियम को पढ़ने के बाद हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो व्याकरण जो शिक्षण है उसमें क्या होता है, सभी होते हैं, मतलब आगमन और निगमन दोनों विधि यूज होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पूर्व ज्ञान परीक्षणम भवति। जो पूर्व बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है उसका परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। ऑप्शन है श्यामपट्ट प्रश्नेषु, दूसरा है प्रवाह कौशल प्रश्नेषु, तीसरा है खोज पूर्वक कौशलम प्रश्नेषु, चौथा है प्रस्तावना प्रश्नेषु। तो देखिए जैसे हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है वो कैसे निर्धारित होता है, जब हम लोग प्रस्तावना कौशल का उपयोग करते हैं। प्रस्तावना कौशल में क्या होता है, चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं कि बच्चे क्या आप जानते हो कि पेड़ किसे कहते हैं, पौधा किसे कहते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो अपने वो डेली लाइफ में देख रहे हैं। उसका जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो हम लोग समस्यात्मक प्रश्न रखते हैं जिससे बच्चा सोचता है, तो उसके पूर्व ज्ञान का परीक्षण हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं, भाषा शिक्षणस्य सिद्धांतः नास्ति। देखिए नास्ति मतलब न अस्ति, नास्ति जब तोड़ेंगे तो आएगा न अस्ति, मतलब कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है एकताया सिद्धांत, दूसरा है वैवताया सिद्धांत, तीसरा है सहभागिताया सिद्धांत, चौथा है स्वतंत्रताया सिद्धांत। तो देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग को जो शिक्षण का जो सिद्धांत है वो यह नहीं है कि वैभव का स्थापना किया जाए, वैभव का सिद्धांत कोई भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कक्षायाम शोभनम वातावरणम कदा निर्मिता भवन्ति। मतलब जो कक्षा है उसमें शोभायमान वातावरण कैसे निर्मित करेंगे हम लोग। ऑप्शन है यदा शिक्षिका सम्यक पठन्ति, अगर शिक्षक सम्यक रूप से पढ़ाए, दूसरा है यदा शिक्षिका अनुपस्थितो भवति, मतलब अगर छात्र अनुपस्थित रहे, तीसरा है यदा छात्रा शिक्षकभ्यः
विभ्यन्ति, अगर जो छात्र है वो शिक्षकों में विभेद करे। चौथा, यदा छात्र स्वतंत्रता भवति, अगर छात्र स्वतंत्र रहें। तो देखिए जो कक्षा का जो शोभायमान वातावरण है उसमें ज़रूरी है कि जो हमारा शिक्षक है वह सम्यक रूप से पाठ को पढ़ाए, वो रिलेटेड करके पाठ को पढ़ाए, मतलब एक दूसरे से इंटीग्रेट करके पाठ को पढ़ाए, तो जो कक्षा है वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्राथमिक स्तरीय बालकानां कृते मुख्यम अस्ति, जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनको क्या करना चाहिए, सबसे मुख्य क्या है। तो ऑप्शन है कठोरतया अध्यापनम, यहाँ कठोरता की बात ही हम लोग को नहीं करनी है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही गलत हो गया। दूसरा है अधिकाधिकम अभ्यासस्य अवसरा, तो ये तो ठीक लग रहा है। तीसरा है अधिकाधिकम कक्षायाम अध्यापनमेव, ये भी सही, ये अधिक से अधिक कक्षा में अध्यापन करवाया जाए। चौथा है अधिकाधिकम गृहस्थ कृत्य गृह कार्यम, अधिक से अधिक जो घर पे गृह कार्य किए जाते हैं उसको भी दिया जाए। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जो प्राथमिक स्तर के जो बालक होते हैं उनको अधिक से अधिक अभ्यास कराया जाए, अभ्यास का अवसर दिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं। RTE शिक्षकाया अधिकारः अंतर्गते शिक्षा भवति, जो राइट टू एजुकेशन जो होता है उसके अंतर्गत जो शिक्षा होती है वो कैसी होनी चाहिए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। शिक्षक केंद्रित, दूसरा है पाठ्यक्रम केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित, चौथा है विद्यालय केंद्रित। तो जैसा कि हम लोग को पता है जो राइट टू एजुकेशन है वो क्या है, बाल केंद्रित है। बच्चों को सेंटर में रख के हमें सोचना होगा, बच्चों को सेंटर में रख के हमें यह डिसाइड करना होगा कि हम लोग कौन चैप्टर पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो ये तो था आज का 15 क्वेश्चन। ऐसे ही हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे कुछ और क्वेश्चन के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।